राजेश बादल जी, कांग्रेस को क्या फायदा होता नजर आ रहा है इस लड़ाई में, या कांग्रेस को डर लग रहा है कि अब अगली बार नंबर हमारा है, कहीं हमारे विधायक न टूट जाएं? इस पूरी महाराष्ट्र की राजनीति पे आपकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद संजय। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति और कांग्रेस के रिश्ते का सवाल है, तो अब इस जिस मोड़ पर अब शरद पवार खड़े हैं, वो तो निश्चित रूप से अब उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है सहारे के लिए। तो ठीक है, बहुत सारे लोग, हमारे पूर्व विद्वान साथियों ने ये बताया है कि शरद पवार का महाराष्ट्र में कद कितना बड़ा है और कितनी बड़ी उनकी जो है छवि है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसी फसल आप बोते हैं वही काटते भी हैं। शरद पवार की जो राजनीति रही है वही राजनीति उनके अब भतीजे ने की, तो उसमें नाराज क्यों होना चाहिए उनको? भाई, वो एक बार इंदिरा गांधी से विश्वासघात करके कांग्रेस से बाहर गए, दूसरी बार कांग्रेस के विश्वासघात करके कांग्रेस से बाहर गए, तीसरी बार उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया तो उनको कांग्रेस से निकाला गया। इस तरह से एनसीपी का जन्म हुआ। फिर वो जाते किसके साथ थे? पहली बार मुख्यमंत्री जब बने तो जनता पार्टी के समर्थन से बने, जिसमें जनसंघ घटक शामिल था। दूसरी बार 1984-85 में जब वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन हासिल था। और अभी पूर्वोत्तर में जो उन्होंने सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। तो जो फसल आप बोते हैं यही तो कार्यकर्ता उनके सीख रहे थे कि यानी वैचारिक आधार बहुत बड़ा नहीं होता, अवसरवादी होना बड़ा होता है। ये उन्होंने शरद पवार की पॉलिटिक्स से सीखा है। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा बावजूद इसके शरद पवार एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में। और अजित पवार कल से जिस तरह से अपने चाचा पर हमले बोल रहे हैं, वो परिवार के एक बुजुर्ग भी है, उनके सगे चाचा हैं, ये उनको, उनके लिए नुकसानदायक है। और शरद पवार इन दिनों जिस जो उनके साथ लाभ की स्थिति है, वो सहानुभूति जो है वो उनको मिलेगी। अब कांग्रेस की बात जो आप कर रहे हैं वो इसलिए कि आपको एक मैं कथन याद दिलाऊं कि कुछ दिनों पहले शरद पवार ने कांग्रेस का एक तरह से मखौल उड़ाया था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी जमींदार है जो अपनी हवेली तक नहीं बचा सकी। अब वही कांग्रेस शरद पवार को बचाएगी। आप ये मान के चलिएगा कि अब कांग्रेस के बिना शरद पवार की कोई गति नहीं है। ये बात जो मैं, अलग बात है कि अजित पवार का भी कोई भविष्य नहीं देखता। अजित पवार कोई स्थायी राजनीति में बहुत कुछ कर पाएंगे? वो क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई मुख्यमंत्री बना देगी? कभी नहीं। वो क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ सारे मामले खत्म कर देगी? कभी नहीं। प्रफुल्ल पटेल क्या सोचते हैं कि वो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो फिर क्यों गए? अभी जो इशारा दिनेश जी कर रहे थे अजित पवार के बारे में, मैं आपको बता दूं, ये करीब करीब 8-9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक रिपोर्ट पहुंची थी जिसमें प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बहुत सारे कारनामे उनके थे, बहुत सारे उनके ऐसे ऐसे करिश्मे थे कि मैं क्या बताऊं। उनमें से एक मैं आपको बता देता हूं कि जब ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो इन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ मिलकर प्राइम टाइम उनको किस तरह से सौंपे और भारत सरकार की अपनी इंडियन एयरलाइंस को घाटे में लाने का काम, उसकी स्थिति जर्जर करने का काम प्रफुल्ल पटेल ने किया। और ये ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने के लिए चला हो, ये लगातार वर्षों तक चला है। तो आप ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र में बिना धन के कोई राजनेता आगे नहीं बढ़ता। किसी भी पार्टी का हो, कोई दूध का धुला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिना धन के प्रफुल्ल पटेल ने मंत्री पद पे काम किया होगा। आप मान लीजिए ये उनके दबाव है और ये दबाव के नाते प्रफुल्ल पटेल गए, ले जाए गए हैं। तो प्रफुल्ल पटेल के पास और कोई रास्ता था नहीं। अन्यथा आप ये बताइए
अजीत पवार का मेंटोर कौन, प्रफुल्ल पटेल का मेंटोर कौन, सुप्रिया का मेंटोर कौन, या जो भी उनके साथ गए हैं। सुप्रिया को तो चलिए अब प्रसाद मिल गया, लेकिन जो लोग उनके साथ गए हैं उनके लिए सब कुछ साहेब थे, सब कुछ साहेब। उन्होंने जो है फर्श से उठा के अर्श पे, जमीन से लेके सिफर से लेके शिखर पे पहुंचा दिया, और उसका बदला उनको ये मिला। तो ये जो स्थितियां हैं कुल मिलाकर के आज की स्थिति में जरूर थोड़ा सा अजित पवार के लिए सियासी फायदे की हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि चुनावी राजनीति में जब जाएंगे तो कांग्रेस और शरद पवार का जो गठबंधन है, अभी शिवसेना का तो आप कह नहीं सकते, कल के रोज शिंदे वापस मायके लौट जाएं अपने तो क्या स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी अगर वो महाविकास अघाड़ी बनी रहती है तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, और उससे निकलना बीजेपी के लिए बहुत आसान काम नहीं है। दूसरी बात, जो मेरी असल चिंता यह है संजय जी, कि भारतीय लोकतंत्र की जो स्थिति है वो इससे लोकतांत्रिक सेहत के लिए ठीक नहीं है देश की। ये जो हथकंडे, ये जो घिनौने पॉस्चर्स या घिनौने जो षड्यंत्र हैं, ये जो सत्तारूढ़ दल ने शुरू किए हैं, ये ठीक नहीं है और इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अक्सर ये आपके शो में भी कहा है कि जो तीर आप दूसरों के ऊपर उलट जो लगाते हैं, वही तीर उलट के आपके ऊपर मार करता है। अभी लोकसभा चुनाव में करीब करीब साल भर है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले शिवसेना पर एक यही तीर लगाया, फिर यही तीर उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी पे लगाया। तो आप क्या सोचते हैं कि बाकी पार्टियां जो हैं ये इसी तीर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगी? किसी पार्टी को कि दुनिया के किसी बड़े सर्जन ने या डॉक्टर ने नहीं रोका है, वो अब की बार वो घटिया तीर इस्तेमाल करेंगी और ज्यादा जहरीले तीर इस्तेमाल करेंगी, और जिनके जहर से निकलना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। अगर आप बात करें कि तो बीजेपी सत्ता में है इसलिए सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूं कि एक ही उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं। आमतौर पर जो भगदड़ मचती है वो ये होता है कि प्रतिपक्ष के लोग सत्तारूढ़ दल की तरफ जाते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल में हम पहली बार देख रहे हैं कि यहां से बीजेपी से कांग्रेस में जाने की होड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, क्योंकि यहां कई भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसी तरह हर राज्य में कई भारतीय जनता पार्टी काम कर रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शाह, नड्डा और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आरएसएस कर रहा है, एक पार्टी का नेतृत्व वो कर रहे हैं जो कांग्रेस या दूसरे दलों से गए हुए लोग हैं। तो आपस में इन सब में ऐसा सिर फुटौल है कि आप मान के चलिए कि भारत के इतिहास में, कभी भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, सत्ता की खातिर जो जयचंद और जो मीर जाफर गए हैं अपने अपने लोगों को, स्वामियों को छोड़ के, उनको इतिहास में कोई याद नहीं करता। यहां तक कि आप तो रामचरितमानस को देख लीजिए, विभीषण ने तो बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन अगर राम के बाद याद कोई करता है या राम सीता लक्ष्मण के बाद, तो रावण को जरूर ज्यादा लोग याद करते हैं, विभीषण को कोई याद नहीं करता, भले ही उसने अच्छा काम किया हो। तो जयचंद और मीर जाफरों जैसे शिंदे हो गए, सिंधिया हो गए, अजित पवार हो गए, हेमंत विश्वा शर्मा हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, ये सारे लोग इतिहास के किस कूड़ेदान में जाएंगे, अभी आप देखिएगा अगले चुनाव के बाद। जी।